बहुत बार लोगों का ऐसा होता है कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट को चूज करते हैं, बट बहुत कम बार ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट आपको चूज करता कौन से मतलब एज से आपने ये शुरू किया था? है। वैसे देखा जाए तो मैं जब 14 इयर्स का था तब से मैं फ्लूट बजाता हूँ। और आई एम वेरी लकी कि मेरा ऐसा आर्ट है जिसको स्टेज मिलता है। बहुत सारे आर्टिस्ट का ऐसा आर्ट होता है कि जिनको स्टेज नहीं मिलता। उसके लिए पैशन, अभी ऐसा है ना, हर पैशन में आपको शुरू से इनकम नहीं होना स्टार्ट होता है, आपका स्ट्रगल होता है। तो फैमिली से ही म्यूजिक बैकग्राउंड मिला या फिर आप यू आर द फर्स्ट वन जो आई एम द फर्स्ट वन। वेलकम टू अल्फा टॉक। आई एम रुचि, योर होस्ट एंड गाइड इन दिस जर्नी। हम यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स, कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट नॉट। तो आज हमारे जो गेस्ट है वो एक म्यूजिशियन है, और म्यूजिशियन होने के साथ साथ वो एक रिनाउंड इंसान भी है नागपुर से। एंड ही इज शुभम चोपकर एंड वेल नोन एज बांसुरी वाला, जिनको आई गेस नागपुर से सभी लोग जानते हैं। वेलकम शुभम। सो यू आर फेमस फॉर योर बांसुरी वाला प्रोग्राम। तो ये जो बांसुरी वाला का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ओके, बांसुरी वाला का कॉन्सेप्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ उसके पहले मैं अपना ये बता देता हूँ कि मैं फ्लूट से कैसे कनेक्ट हुआ। सो डेफिनेटली मैं पहले से बहुत आर्ट सेक्शन से कनेक्ट था। मतलब मैं पहले बहुत ड्रामा में या फिर ऐसे चीज़ों में काम कर रहा था, या फिर क्लासिकल सिंगिंग भी सीख रहा था। वो कहाँ से आया था वो मुझे नहीं पता, बट मैं उस तरफ ही जा रहा था। तो जब क्लासिकल सिंगिंग जब मैं सीख रहा था तब मुझे हारमोनियम खरीदनी थी। ओके, तो क्योंकि मुझे कुछ बेसिक एग्जाम्स हो गए थी और हारमोनियम की ज़रूरत थी, तो मैं एक शॉप है वहाँ पे गया। पापा के साथ आया था, काफ़ी छोटा था, तो हारमोनियम चल रहा था और वो हम लोगों ने खरीद ली थी। बट उनके शॉप में ना कई फ्लूट भी थी। तो बहुत बार लोगों का ऐसा होता है कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट को चूज करते हैं, बट बहुत कम बार ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट आपको चूज करते हैं। तो उसका वो एक वो था कि जब मैं वो कर रहा था तो वो फ्लूट वहाँ पे कुछ तो थी। तो मैं गया और ल- लिया और ऐसे जस्ट बजा के देखो, और वो फ्लूट यही थी। तो उसमें ऐसा था कि बहुत, मतलब मैंने आज तक का देखे, कोई भी फर्स्ट टाइम लेता है और बजाता है ना तो बस आवाज़ नहीं आता। बट वो फर्स्ट टाइम मैंने लिया और वो बज गया, कुछ साउंड प्रोड्यूस हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई हाँ ये बज रहा है अपने से। एंड मैंने पापा को बोला कि आप हारमोनियम तो लेके दे रहे, एक टूट भी ले लेते हैं। तो फिर वो मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद जैसे धीरे धीरे मैंने जो अपना क्लासिकल सीख रहा था वो मैंने फ्लूट पे सीखना स्टार्ट किया। और बेसिकली मैं जहाँ दिन भर अपना टेबल पढ़ाई जहाँ कर रहा हूँ या खेल रहा हूँ, तो वो फ्लूट मेरे आसपास के रहता था। तो वो मैं बजाना स्टार्ट किया। मतलब वैसे ही उसका सीखना स्टार्ट हुआ। मुझे जो मैं सीख रहा था उसको मैंने ट्रांसपोज करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे बांसुरी बजाना मेरे को आ गया। बट जैसा ही मैंने थोड़ा उसके बाद सीखना स्टार्ट किया, फिर लोगों के परिवार में रहता है कि आप बजा के दिखाओ, कोई मेहमान है बजा के दिखाओ। तो वहाँ से मुझे वो लोगों का मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने लगा कि हाँ भाई अच्छा बजा रहा है, अब सीखना चाहिए। और इस तरह से बांसुरी मैं बजाना स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे मैंने उसमें प्रोफेशनलिज्म देना स्टार्ट किया। एंड आफ्टर कॉलेज मैंने फिर बांसुरी वाला, द बांसुरी वाला करके खुद को ब्रांडाइज किया, उसको ब्रांड नेम दिया, और देन वहाँ से स्टार्ट किया मैंने सारा। कौन से मतलब एज से आपने ये शुरू किया था? वैसे देखा जाए तो मैं जब 14 इयर्स का था तब से मैं फ्लूट बजाता हूँ। उसके पहले मैं क्लासिकल सिंगिंग और ये सब कर रहा था, बट 14 ईयर से मैं फ्लूट बजाना स्टार्ट किया प्रॉपर। बट प्रोफेशनली अभी लास्ट 8 to 9 ईयर्स हो गया, वहाँ से मैं काम कर रहा हूँ फ्लूट। तो फैमिली से ही म्यूजिक बैकग्राउंड मिला या फिर आप यू आर द फर्स्ट वन जो आई एम द फर्स्ट वन। फैमिली में हम लोगों का सारा जॉब, किसी का है, किसी के बिजनेसेस है, ऐसे रिलेटेड ही है। आर्टिस्ट सेक्शन में कोई है नहीं। बट हाँ, सब में कुछ ना कुछ रुचि होता है। कोई हमारे घर में भजन जो होता है, जब जन्माष्टमी होता है तो हमारे घर में बहुत बड़ा एक महोत्सव होता है। तो उसमें हम लोग भजन गाना ये सब घर से ही हो। तो मुझे लगता है कि वो मेरा एक बेसिक चीज़ था कि जब घर में भजन होना शुरू हुआ, मैं हारमोनियम बजाने लगा या गाने शुरू किया, या फिर हमारे घर में जब जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता है तो हमारे सब दोस्त भाई, चाचा के दोस्त सब लोग आते हैं। तो
वो एक साथ जब स्टार्ट हुआ, वहाँ से मैंने शायद वो इंस्पिरेशन लेना शुरू किया। मतलब आप फर्स्ट जनरेशन, आपके फैमिली से स्ट्रगल बहुत रहा होगा। काफ़ी, तो बहुत। कैसे रहा, मतलब स्ट्रगल कैसे रहा यहाँ तक पहुँचने के लिए? एक्चुअली ना मैम, अब आर्टिस्ट को ना हमेशा इमेजिन लोग अगर करते हैं ना, तो एक टॉप मोस्ट जगह इमेजिन करते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो वो आर्टिस्ट है। इफ उठ के स्ट्रगल पीरियड में अगर उसको जो जो सिचुएशन से जाना पड़ रहा है, कहीं परफॉर्म करना पड़ रहा है, शायद वो जगह उसके लिए ठीक ना हो, और वहाँ पे अगर लोग देखते हैं तो लोग अपनी राय गलत बनाते या फिर उस उनको वो अच्छा नहीं लगता। तो मेरे साथ वैसे ही हो रहा था जब मैंने प्रोफेशनली बजाना शुरू किया। तो हर आर्टिस्ट को सर्वाइव करने के लिए कहीं न कहीं जाना पड़ता है। या तो आप और आई एम वेरी लकी कि मेरा ऐसा आर्ट है जिसको स्टेज मिलता है। बहुत सारे आर्टिस्ट का ऐसा आर्ट होता है कि जिनको स्टेज नहीं मिलता। तो मुझे सबसे पहले परफ़ॉर्म तो मैंने ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स और इसमें ही स्टार्ट किया, बट बेसिक सबसे स्टार्ट मैंने पहले किया था, कोई वेडिंग्स में मैंने परफ़ॉर्म किया था। कोई हमारे रिलेशंस के किसी का था, उन्होंने बोला कि करोगे क्या? तो मेरा एक छोटा-सा बैंड था, तो उसके साथ मैंने परफ़ॉर्म किया था। तो घर वाले पहले नाराज़ हो गए कि भई हम लोगों का बिज़नेस है, छोटा-मोटा और भी सारी चीज़ें हैं, तो आप ऐसे लोगों की शादी में कैसे दिखोगे? तो बट मेरा माँ का कहना था हमेशा कि आपका काम है वो, तो आप उसको प्रोफ़ेशनलिज़्म से कीजिए। उसमें कोई गलती नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। तो मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट मिला शुरुआत में। पर जैसा-जैसा धीरे-धीरे अ, बाहर से आके लोग कहने लगे कि भाई हाँ, बहुत अच्छा है, और ये लोगों को मेस्मराइज़ कर देता है, या लोगों की यादों में बैठ जाता है वो पर्टिकुलर। तो फिर मुझे घर वालों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि हाँ भाई, अब तू करो। ओके। सो आप एक म्यूजिशियन होने के साथ-साथ आप एक इंजीनियर भी हैं। जी। सो आप उसमें भी काम करते हैं। सो न आपके हिसाब से म्यूज़िक के इसमें जाना चाहिए पूरे टाइम, या फिर 9 टू 5 जॉब लोगों को सेक लगता है जो, उसमें जाना चाहिए? या फिर अपना पैशन जो है उसको परस्यू करना चाहिए? मैम, हमेशा पैशन को परस्यू करना चाहिए, बट उसके लिए पैशन, अभी ऐसा है ना, हर पैशन में आपको शुरू से इनकम नहीं होना स्टार्ट होता है, आपका स्ट्रगल होता है। तो जब मेरा जर्नी था आफ्टर इंजीनियरिंग, मैंने घर में बताया कि पापा ऐसा-ऐसा सब चल रहा है, तो मुझे लगता है कि मैंने प्रोफ़ेशनली म्यूज़िक करना चाहिए अभी। तो पापा का कहना है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक सर्वे करके आता है। तो हम लोग एक 7-8 दिन के लिए पुणे, बॉम्बे ऐसा पूरा बुक किया और हम लोग गए। तो पापा मुझे हर एक आदमी के पास लेके गए जो अभी आर्टिस्ट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जैसे हम लोग पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के पास भी गए, पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, शायद कहीं थे आउट ऑफ इंडिया, बट उनके शिष्यों से मिले। और भी बहुत लोगों से जो फ्लूटिस्ट है और ये कर रहे हैं, या फिर आर्टिस्ट है और ये अपना प्रोफ़ेशन कर रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसे मिला कि आप ना अभी इस चीज़ को पार्ट टाइम चालू रखो, और आपके घर में जो चीज़ होगा या फिर आपको जॉब करना है तो आप वो करते रहो। जिस वक़्त आपको ऐसा लगे कि अब मेरा काम अच्छा चल रहा है, देन आप शिफ्ट कर लो। क्योंकि आर्टिस्ट ऐसा चीज़ है, या अम, आप म्यूज़िशियन हो तो आपको नॉलेज तो होना चाहिए, बट आपका लक फैक्टर भी बहुत काम करता है। किसी का शुरुआत के 2-4 साल में काफ़ी अच्छा अम, रिस्पॉन्स आता है, वो कमाने लगता है अच्छा, और किसी को शायद उम्र के 60वें साल में भी काम नहीं मिलता है। फिर उसमें उनको वो तब फेमस होते हैं। तो वो सबके बाय लक होता है, और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट ऐसा एकदम लाचार नहीं होना चाहिए। मतलब भाई उसको आज कुछ पैसों की ज़रूरत है इसलिए कहीं पे भी खड़ा होके परफ़ॉर्म कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि आप शुरुआत जब करो, तो आप अपना फाइनेंशियल थोड़ा चीज़ें लेके साथ चलो, साथ में करते रहो, और जब लगे कि नाउ नाउ आई एम सेटल्ड डाउन, देन यू डू जो आपको फुल टाइम करना है वो करना चाहिए। सो आपके कोई फेवरेट म्यूज़िक है जो आपके दिल के बहुत करीब है? देखा था कि शायद हम लोगों ने कोविड में वो सारी चीज़ें रिपीट देखी जो हम लोगों ने बचपन से देखी थी। तो एक राधा कृष्ण जी की सीरियल आती थी, कौन से चैनल में आती वो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसका एक थीम था, वो मेरा फ़ेवरेट है।
रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया, अली रे करके है। उन्होंने लक के बारे में उन्होंने भी बोला कि अगर लक लक सपोर्ट करते हैं आप, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब हर चीज के साथ लक बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब देन आपने भी कहा अभी लक मैटर करता है। इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअलिटी पे आप बिलीव करते हो, लक पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। लक पे बिलीव तो करता हूँ मैम, बट आपको लक के साथ मेहनत अगर नहीं कर रहे हैं तो वो काम नहीं आ पड़ेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग अभी आगे किस दौर के तरफ जा रहे हैं। आपको अपना मार्केट बनाना आना चाहिए। तो आपको अगर दूरदृष्टि नहीं है और अगर आप सिर्फ लक पे डिपेंडेंट करके काम कर रहे हो तो नहीं चलता। आपको मेहनत भी साथ में करना पड़ेगा। फर्स्ट परफॉर्मेंस याद है? हाँ, हाँ जी, फर्स्ट परफॉर्मेंस याद है मुझे। फर्स्ट परफॉर्मेंस मैंने शायद अपने फैमिली के गेट टुगेदर में किया था, जहाँ पे बहुत सारे मतलब दोस्त लोग आए थे, मम्मी पापा के, और वो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम बजाया था। तो वो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस है। वहाँ पे मुझे बहुत मोटिवेशन लोगों ने दिया था या फिर इनकरेज किया था, काफ़ी अच्छा लगा था। तो देन आई परस्यू कि नहीं, ये चीज़ में यार कुछ तो हम लोग उठ के आ रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा लग रहा है सबको, और देन फिर स्टार्ट किया। एंड फर्स्ट पब्लिक इवेंट? फर्स्ट पब्लिक इवेंट मेरे कॉलेज का था सबसे पहले। आप तो कौन से कॉलेज से पहले ये मैंने मेरा डिप्लोमा में दत्ता में के पॉलिटेक्निक से मेरा डिप्लोमा हुआ है। आफ्टर 10th आई जॉइन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद मैंने प्रियदर्शनी कॉलेज से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। तो देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब सारे लड़कों वाली स्ट्रीम थी। और ऐसे ही हम लोगों का दोस्तों का बॉन्डिंग बहुत तगड़ा था। मतलब हम लोग घूमते थे तो 25-50 लोग टीम लेके चलता था कॉलेज में, क्योंकि वो कॉलेज में होता है मैकेनिकल बॉयज़ का कि वो ना हमेशा अपनी टीम के साथ चलते हैं। अगर किसी से झगड़ा करना है तो पूरा ब्रांच झगड़ी कर, मतलब अगर एक का झगड़ा है तो 180-200 लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा था। मतलब जिन्होंने छिछोरे मूवी देखा है वो रिलेट कर पाएगी देन तो। नागपुर में मैंने जितनी भी कॉलेजेस देखे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं लड़के, वो हमेशा मतलब ना उनका वार वॉर चलता था, या तो कोई लड़कियों को लेके है या फिर कुछ चीजें हो गई है कॉलेज में उसको लेके। और सारे मैकेनिकल बॉयज, एक्चुअली बॉयज लोग की स्ट्रीम है, तो सारे जो काम रहते थे कॉलेज के, इवेंट कोई करना है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिकल्स वालों के पास रहती थी। तो मैं जब फर्स्ट पब्लिक इवेंट किया था उसके पहले मैं परफॉर्म मतलब एज ए फ्लूटिस्ट मुझे कोई नहीं जानता था। मैं जनरल एकेडमिक में काम कर रहा था और हम लोग कैंटीन में बैठे थे, कुछ 20-25 लोग बैठे थे ऐसा ग्रुप बना के। और उस दिन मैंने फ्लूट लाया था साथ में बैग में छोटा सा। और हमारे कॉलेज में जन्माष्टमी जी के दिन ही कोई इवेंट था, शायद कोई टीचर्स डे रहता है ना, वो कुछ तो था, तो उसको मनाया जा रहा था। तो मैंने उस दिन के लिए आया था कि चलो भाई उस टीचर्स डे के प्रोग्राम के दिन जन्माष्टमी है तो ये काफ़ी रिलेटेबल है, तो एक छोटा सा करके देखते हैं। तो दोस्तों को पता लगा कि ये फ्लूट लेके है, तो हम लोग कैंटीन में मुझे बहुत मतलब मजबूर किया गया कि भाई तुझे बजाना ही है यार, ऐसे ही थोड़ा बजा के दिखा ना कैंटीन में, जैसा लोग गिटार बजा के सीखते हैं। तो मैंने फ्लूट निकाली और बजा दी, ऐसे ही जस्ट बजाया। तो उस कैंटीन में शायद उस वक्त 70-80 लोग थे और काफ़ी बड़ा कैंटीन था। तो जैसा स्टार्ट किया ना, इतना शांत माहौल हो गया, मुझे एक 2-4 सेकंड के बाद अनकंफर्टेबल फील होने लगा कि क्या कुछ तो कर दिया है, या तो अब मुझे गाली पड़ेगी या तो कुछ होगा। इस हिसाब से मैंने वो किया।
और जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हुआ, ताली वाली बजी, चिल्लाए सब सब लोग जैसे। तो अचानक से कोई 2-3 लेक्चरर्स थे, वो आए हम लोगों की तरफ और पूछा कि किसने बजाया, किसने बजाया? तो सब किसी ने, हमारे इसमें इतना यूनिटी थी का किसी का नाम नहीं जाएगा ये था, बट उन्होंने बहुत बार पूछने के बाद फिर मैंने बोला कि सॉरी सर, मैंने बजाया, बट गलती हो गई, आगे से नहीं बजा। तो बोले यार बहुत अच्छा बजाया, ऐसा हुआ। एंड वो डिपार्टमेंटल प्रोग्राम था, तो हर डिपार्टमेंट, जैसे मैकेनिकल वालों का हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वालों का हो रहा है, ऐसा। तो उस दिन 6 डिपार्टमेंट्स के शो थे, तो मुझे हर प्रोग्राम में उन्होंने इनवाइट किया, हर डिपार्टमेंट ने मुझे इनविटेशन भेजा कि आप एक 15 मिनट का परफॉर्मेंस करो। तो वो एक मेरा फर्स्ट शो था, मैंने अपने डिपार्टमेंट का शो किया और आफ्टर मैंने 6 डिपार्टमेंट में जा जा के अपना परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि जन्माष्टमी थी और वो रिलेट हो रहा था। तो उस दिन मुझे कॉलेज ने जो सर पे चढ़ाया है, उस दिन से अभी तक वैसे ही है। अभी तक वैसे ही रखा है। तो सो बेस्ट परफॉर्मेंस इन लाइफ। मानना मेरा ऐसा है कि मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो मेरे ऑडियंस के सामने जब भी मैं खड़ा हो जाता हूँ, तब शायद मैं भूल जाता हूँ कि मैं कुछ और भी करता हूँ या फिर मैं कोई फैमिली में है नहीं है, मैं सारा चीज़ भूल जाता हूँ। आई एम ऑलवेज डिलीवर्ड माई 200% कि मुझे हमेशा जो सामने से लोग देख रहे हैं, जो जो ऑडियंस है हम लोगों की, वो उनके साथ मतलब जो रिलेशन बन रहा था स्टील से, उसके लिए मैं अपना 200% करता हूँ और उसमें मुझे मज़ा आता है। तो मैं हर शो के पहले मेरा एक छोटा-सा काम है, मैं हर शो को डिज़ाइन करता हूँ कि आज कौन लोग आएँगे, कैसा रहने वाला है। बट बेस्ट अगर सबसे देखा जाए तो मैंने अभी हाल ही में, मैं वैसे प्रॉपर रामटेक से हूँ, जैसे टाउन से हूँ, बट अभी 15 ईयर्स हो गए मैं यहीं से हूँ। तो मुझे रामटेक ने के कुछ लोगों ने एक रामटेक महोत्सव करके होता है, लाइक वहाँ मुझे बुलाया था। तो वहाँ मेरे लिए काफ़ी अच्छी मतलब अच्छा सबसे फीलिंग था कि मुझे एज़ अ वो बुलाया, क्योंकि हाल ही में बना हुआ आर्टिस्ट हूँ और कर रहा हूँ मैं अपना, बट उन्होंने बहुत अप्रिसिएशन किया था और वो शो मेरे लिए बेस्ट था। उसके वीडियोज़ मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किए। ओके। सो जिनको रामटेक नहीं पता, रामटेक नागपुर से कनेक्टेड एक छोटी सी जगह है, लेकिन इसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि हिस्टोरिकली रामटेक हमारे नागपुर के नगरधन, जो पुराने ज़माने में नाम था, इनका कैपिटल हुआ करता था। सो नगरधन में जो रामटेक की मंदिर, राम मंदिर बहुत फेमस है, एंड इट वाज बिल्ट बाय प्रभावती गुप्ता, जो वाकाटक डायनेस्टी की क्वीन थी। सो इसीलिए रामटेक की जो हिस्टोरिकल लिलियट जो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे नागपुर के लिए। सो रामटेक के जो नाम है, रामटेक, ये कहाँ से आया? तो बेसिकली मैं रामटेक से हूँ और मेरा बचपना रामटेक में ही गुजारा है, बहुत टाइम तक। और हम लोगों का डेली ऐसा है कि हम लोग राम मंदिर मतलब रोज़ सुबह जा रहे हैं, ऐसा ही है। तो जब बहुत सारी डिबेट है वैसे रामटेक के नाम पे, तो बहुत लोगों का कहना है कि रामटेक इसलिए है कि राम जी वहाँ पे आए थे और वो लोग वहाँ पे थोड़ा-सा टाइम बिताए थे या फिर जस्ट आराम किया, तो इसके लिए रामटेक है। बट वैसा नहीं है, अगस्ती मुनि जो थे, उन्होंने उनका आश्रम रामटेक में था। और जब राम जी सीता जी को ढूँढने के लिए जा रहे थे, तब राम जी अगस्ती मुनि को जब मिले, तो अगस्ती मुनि ने अपने तप के जो प्रॉब्लम्स वो बताए कि भाई यहाँ पे हम लोग ध्यान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसमें जो राक्षस जो बोले जाते थे प्रवृत्ति, वो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे, नहीं कर रहे। ऋषि मुनियों को मारना, ये सब चीज़ें चल रहा था। तो राम जी ने संस्कृत में टेक का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। तो राम जी ने रामटेक में प्रतिज्ञा ली कि मैं ये सारे राक्षसों का नायनाट करूँगा, और इसलिए वो राम जी ने वो प्रतिज्ञा ली, इसलिए उसका नाम रामटेक पड़ा। तो वो रामटेक का हिस्ट्री है। और उसको लेके रामटेक वैसे काफ़ी चीज़ों से है। जैसा हम रामटेक में एक अम्बाला करके क्षेत्र है, अब जहाँ पे जैसे राम बाकी जगह अपनी अंत जो डेथ हो जाती है, उसके बाद जो वो प्रोसेस होता है उसके लिए काशी के लिए जाते हैं, वैसे ही बहुत जगह से लोग अम्बाला में आते हैं, क्योंकि वो जो उस टाइम का कुछ महत्व है अम्बाला को, उसके लिए वो है। और एक शायद कोई पोएट थे, उनका कालिदास। कालिदास ही है।
तो कालिदास जी का वहाँ पे ओम करके एक बड़ा-सा है। तो कालिदास जी ने जो एक कथा लिखी है कि वो उन्होंने आकाश क्या बोलते हैं स्काईज़ के साथ जब बात की थी। मेघनाथ नहीं करना है जो ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे थोड़ा-थोड़ा पता है। यस। तो वो वहाँ से है। तो मुझे लगता है कि मेरा स्पिरिचुअल जो कनेक्ट है वो रामटेक के होने के कारण भी काफ़ी कनेक्टेड है। ओके, तो आपके जो स्पिरिचुअल जर्नी है, क्योंकि आप जो मतलब ये बजाते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट जो है, ये कनेक्टेड विद द लॉर्ड कृष्णा, Yep. ठीक है? सो आप जो ये कनेक्टिविटी आपके जो फ्लूट के साथ भगवान का है, इसको आप कनेक्ट कर पाते हो? हाँ, बिल्कुल कनेक्ट कर पाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बचपन में बहुत शरारती था या फिर बहुत अलग मतलब अलग मेरा बिहेवियर था, बहुत अलग था। तो मुझे बचपन में मार खाने वाली चीज़ याद आती है, ऐसी चीज़ें करता था। बट मुझे लगता है कि जब से मेरे ज़िंदगी में फ्लूट के साथ मैंने अपना लाइफ़ बिताना शुरू किया या फिर जब से बजाना स्टार्ट किया, मेरा बिहेवियरल चेंज बहुत है। आई एम काम, मैं बहुत शांति से काम करता हूँ। वो सारी चीज़ें आपके इसमें आती है। तो ये स्पिरिचुअल कनेक्ट ही है और मैं कृष्ण जी के साथ बहुत कनेक्ट होता हूँ। तो वो मेरा सो मतलब आप कृष्णा जी को फॉलो करते हैं, फॉलोअर हो आप। हाँ जी, तो मैं कृष्ण जी को भगवान क्या है फिर आपके? मैम भगवान मेरे लिए मेरा काम है अच्छा। और मेरी आस्था है भगवान के ऊपर। मैं जब कहीं मुश्किल चीज़ों में हूँ, तो मैं बस एक भगवान को याद करता हूँ। मैं बहुत पूजा नहीं करता हूँ बट मेरी आस्था बहुत है भगवान के ऊपर। तो बस मैं अपना कुछ प्रॉब्लम है वो भगवान के साथ शेयर करता हूँ और उसी को फिर वो शायद हो जाता है जो भी सृष्टि में होगा चीज़, वो प्रॉब्लम्स कुछ टाइम में सॉल्व हो जाता है। तो मेरे लिए भगवान वो है और मैं उसके लिए मतलब भगवान पे डिपेंड नहीं रहता। मैं भी अपनी इससे वो सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करते रहता हूँ। तो मैं भगवान को वही पावर मानता हूँ कि भाई भगवान जी मुझे बस वो पावर दो कि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। बाकी तो सॉल्व तो मुझे ही करना है, वो मुझे पता है। तो उस पे मेरी आस्था है। तो 14 इयर्स से आपने म्यूजिक सीखना शुरू किया और आज आप एक रिनाउंड म्यूजिशियन हैं फ्रॉम नागपुर। बांसुरी वाला जो आपका साइट है, यूट्यूब में भी है एंड इंस्टा पे भी है आप। जी। सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत सारा फ्लूट्स है, मतलब डिफरेंट साइजेस के। तो सबके जो अलग-अलग काम होगा मे बी अलग ही होगा ऑब्वियसली, तो ये कैसे काम करता है? देखिए वैसे देखा जाए तो टोटल 24 फ्लूट्स हैं और बाकी जो वेस्टर्नाइज़ जो है वो अलग है। तो सभी का अलग-अलग काम है जैसा कि वो जो बड़ा फ्लूट दिख रहा है, ये जैसा समझ लीजिए ये फ्लूट है तो ये काफ़ी बड़ा है। तो इसकी अलग-अलग स्केल के हिसाब से ये लोग उसको ये किया जैसे इसमें का डी स्केल का फ्लूट है, ये बड़ा फ्लूट है, इसमें छोटा भी फ्लूट है बट उसको कहाँ कैसा ऐड करना है वो फ्लूटिस्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि कैसा है। तो ये काफ़ी बेस साउंड करेगा, आपको मेडिटेटिव चीज़ अगर करनी है, कुछ इमोशनल फ़ील करना है तो वो ऐसा तो ये ऐसा वगैरह। वो ये ऐसा रहेगा। तो इसमें जो छोटी फ्लूट्स होती है वो हमेशा आप अगर कोई एक मॉर्निंग हो रही है और मॉर्निंग को आपको डिफाइन करना है, उसको कैसा बताओगे कि इट्स मॉर्निंग? साउंड से कैसा बताओगे कि मॉर्निंग है? नहीं। तो आपकी जो छोटी फ्लूट्स होती है वो उसके लिए काम करती है। ये भी डी स्केल का छोटा फ्लूट है जो काफ़ी ऊँचा बजता है। जैसे बड़ी फ्लूट बेस में बजती है, ये थोड़ा ऊँचा बजता है। तो ये आप मॉर्निंग इसको बजा सकती है। तो रागों पे है अलग-अलग राग पे क्या करना चाहिए। उसके बाद जो आप ये स्टील का बड़ा यामा का हाँ, ये मैं ना बहुत टाइम से देख रही हूँ। इसमें क्या डिफरेंस है वो बैम्बू इससे और इसमें? देखिए ये जो बना है ये सारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को
मतलब बाकी भी चीज़ें होती है, बट हम लोगों का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है ये। तो वेस्टर्न में जो वेस्टर्न म्यूज़िक होता है, उसके लिए वेस्टर्न का फ्लूट उन्होंने बनाया है कि ये उन लोगों का होता फ्लूट एक उनका वर्किंग सेम है, इनको यहाँ से पैक कर दिया है, ओके। ऐसे वो उसको भी पैक है। बट इसमें साधा ये ना रखते हुए इन लोगों ने बटन्स दिए हैं और इसका साउंड थोड़ा-सा अलग क्रिएट के होता है, तो वो शायद ऐसा है। जैसे कोई थैंक यू करके शायद कोई फ़िल्म था, उसका वो ये था थीम था उसका ऐसा। ओके। वाह! ऐसा काइंड ऑफ। फैंटास्टिक, रियली बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ इनके चैनल आप देखिए और इनके चैनल में बहुत सारे म्यूज़िक्स हैं, इनके लाइव इवेंट्स भी हैं एंड प्लीज़ डू वॉच। सो बहुत परफॉर्मेंस किया आपने। जी। ऐसा कौन-सा परफॉर्मेंस रहा आपके लाइफ में अभी तक के, जिसके लिए आपको रिग्रेट्स? वर्स्ट परफॉर्मेंस आई एंटर। हाँ, मेरे लाइफ में एक शो था जहाँ हमें बुलाया गया था। मतलब जब मतलब मैं ऑडियंस को समझना जस्ट स्टार्ट किया था और मैं जैसा कि आपको बोला कि मैं ना पहले से ही मेरा था कि मैं जहाँ पे जाऊँ अपना 200% ट्राई करूँ। और शायद गणपति जी का कोई शो था, गणेश जी को बिठाया गया था और वो कोई सार्वजनिक मंडल था, वहाँ पे हम लोगों को परफॉर्म करने बुलाया था। और एक कोई प्रॉपर गांव में था वो शो और हम लोग तो परफॉर्म करने के लिए गए हैं और आई आई विल ट्राई कि मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ, बट ऑडियंस ना टस से मस हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। ऑडियंस रिएक्ट ही नहीं कर रही है, ना कुछ अच्छा रिएक्ट कर रही है ना बुरा, उसका कंसंट्रेशन कहीं और जगह पे है। तो वो मेरा एक बहुत खराब शो था, बट उस शो से मैं बहुत सीखा कि अगर आपको पता है, आप अपने ऑडियंस का एनालाइज कर चुके हैं और आपको पता है कि ये हम लोगों का ऑडियंस है, तो आप परफॉर्म करो। डेफिनेटली आप हर जगह पे परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ होती है। शायद वो था कि वहाँ पे सब लोग खाना खाने के लिए आए थे, सो दैट्स वाई हम लोग कितना भी ट्राई करते हैं तो भी कुछ नहीं होता। बट ऐसा नहीं हुआ कि वो शो में कुछ नहीं हुआ, बट जो लोग समझते थे आर्ट को वो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो इट वाज़ परफॉर्मेंस था उनका। बहुत लोग बोलते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं, अभी आपने कहा। सो गलतियाँ करना मतलब सब करता है, आई गेस वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। तो गलतियाँ करना तो ठीक है एक तरफ है, लेकिन उससे सीखना और आगे बढ़ना ये एक अलग सिनेरियो हो जाता है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैम बेसिकली देखा जाए तो मैंने भी ऐसी कोई शिक्षा कहीं से ली नहीं है। मैंने ऑब्ज़र्वेशन से ही सीखा है। मैं कुछ टाइम कोई सर के पास जाके सीखा हूँ, बट मैक्सिममली 75-80% मैंने खुद से सीखा है। तो मुझे लगता है कि मैं जो खुद को सिखा सकता हूँ, वो मुझे संसार में कोई भी चीज़ आके सिखा नहीं सकता। क्यों? मैं मानता हूँ गुरु की एक बहुत अच्छी मतलब आपके इसमें अगर गुरु है, आपको वो प्रॉपर सिखा रहे हैं, तो आपको प्रॉपर वे से लेके दे सकें। बट तो मेरा तो सीखना गलतियों से ही है। मैं बहुत बार ऑन स्टेज गलतियाँ हुई हैं, कुछ चीज़ें हुई, बट हमेशा मेरा है कि अगर मैं वो शो जैसा मेरा प्रोसेस है, मैं हर शो को पहले डिज़ाइन करता हूँ कि ये शो में मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। ऑन वक़्त कुछ चीज़ें होती है, बट अगर शो होने के बाद आई एनालाइज़्ड कि मेरा शो कैसा गया, उसको उसमें क्या गलतियाँ हुई, तो वो मैं उस पे काम करता हूँ और फिर नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करता हूँ या फिर कोशिश करता हूँ कि वो गलती ना
तो मैं तो गलतियों से सीखते हुए आया हूँ अभी तक। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं हमेशा ऐसी अलग-अलग टाइप की गलती करता रहूँ और खुद से सीखता रहूँ कि मैं कर पाऊँ। मतलब इसको कैसा मैं सॉल्यूशन करूँ या इस पे कैसा काम करूँ। दैट इज वेरी इंस्पायरिंग। तो गलतियां करने से ना डरे, एटलीस्ट रुकना नहीं है कहीं पे, ये सोच के रुकना नहीं है कि शायद ये गलत हो जाए। तो एक बार करके देख लीजिए, अगर गलत होता है तो उससे तो लर्निंग ही मिलेंगी, और क्या होगा। बिल्कुल जी। राइट। सो आपके इंडस्ट्री में आज के डेट में एआई का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आ गया है, ऑटो ट्यून एंड ऑल। तो आपको क्या लगता है कि ये हेल्पफुल है या फिर डिस्ट्रक्शन है? डेफ़िनेटली हेल्पफुल है। आप आपके मतलब आप कैसा यूज़ करते हो उस पे? नहीं, आप अगर एआई को देख के डिमोटिवेट हो जाओगे और बोलेगा अरे यार अब तो क्या ही करना है, ये तो खुद बना लेगा, मुझे क्या करना है, तो कुछ नहीं होगा। बट आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करते जैसा मैं भी कोई अरिजीत सिंह जी का मैं कोई पॉडकास्ट देख रहा था, शायद वो किसी ने पूछा था ऐसा क्वेश्चन। तो आपकी यूज़ पे है, आप कैसा यूज़ कर रहे हो? आप एआई से सीखो कि वो हम लोगों को कहाँ हेल्प कर सकता है। और एट द एंड हम लोग जो डायनामिकली चीज़ दे पा रहे हैं, जैसा फ्लूट नेचुरली बजाना और कोई एआई जनरेटेड से चीज़ें वो निकाल के करना, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उससे डरे ना, बट आप उसकी हेल्प लेके अपनी चीज़ को बेस्ट बनाने के लिए तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि एआई हम लोगों के इंडस्ट्री के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ओके। सो अरिजीत सिंह की बात से ही मुझे याद आया, मैंने भी उनका एक इंटरव्यू सुना, पॉडकास्ट ही सुने मैं। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने आवाज़ को तोड़ के उसको रिफाइन किया। सो अगर अरिजीत सिंह आप देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट अस। तो उन्होंने जो किया वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो आपको क्या लगता है, वोकल ईज़ी, मतलब ईज़ी तो कुछ भी नहीं है। वोकल और इंस्ट्रूमेंट ये दोनों अलग-अलग चीज़ है। पर डिफ़िकल्ट लेवल किसमें ज़्यादा लगता है आपको? डिफ़िकल्ट लेवल दोनों में भी है अगर माना जाए तो, और नहीं माना जाए तो दोनों में भी नहीं है। आप अपने आर्ट को क्या नज़रिए से देखते हैं, आपको कैसा पेश करना है वो चीज़ को, और जो चीज़ के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस चीज़ को क्या ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरी चीज़ मुझे करनी पड़ रही है तो उसको करना पड़ेगा। तो वो तो सही है उसके लिए। जैसा अगर अब फ्लूट का टोन तो एक है, जैसा अरिजीत सिंह का आवाज़ एक है। बट आप हमेशा फ़ील करना कि आप अलग-अलग सारे उन्होंने जो सॉन्ग गाए हैं, हुँ। उसमें उनका एक उन्होंने अपना फ़ील डाला है। फ़ील के साथ उनका कभी आवाज़ क्रैश वाला आवाज़ बहुत लोगों को पसंद आया। बल्कि फिर अगर कोई देखा जाए तो बोलेगा कि अरे! तो क्रैश वाला आवाज़ है। हुँ। उसमें तो मधुरता नहीं है। बट आप वो सिचुएशन में वो चीज़ को क्या देना चाहते हो और वो बेहतर लगेगा तो फिर सारी चीज़ें अच्छी है। तो मैं भी फ्लूट में हमेशा ट्राई करता हूँ कि जब मैं फ़ोक रिलेटेड कुछ बजा रहा हूँ, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वो फ़ोक वाला फ़ील आए उसमें, क्योंकि लोगों को लगे कि वो फ़ोक है। अगर राजस्थानी कोई म्यूज़िक बजा रहा हूँ और उसमें वो फ़ोक वाली रिलेटेड ना आए और मैं ऐसा प्लेन प्लेन बजाऊँ तो फिर तो कहीं मज़ा आएगा, मज़ा नहीं आएगा तो। सो आपके इंस्पिरेशन कौन है? देखिए मेरी इंस्पिरेशन मैं अभी तक जो मानता हूँ वो पारसनाथ जी करके है फ्लूटिस्ट हैं। मैं आज तक कभी मिला ही, मैंने ट्राई किया बहुत बार मिलने का। मैं चाहता था कि मैं उनसे सीखूँ, बट मैं पिछले 7 साल से उनको फ़ॉलो करता हूँ ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी क्या। तो वो जो बजाते हैं, वो मैं ग्रास्प करने की कोशिश करता हूँ और अपने तरह से प्रेज़ेंट करता हूँ। तो वो मेरे आइडल है। हरिप्रसाद चौरसिया जी भी है। वो तो उन्होंने तो वो बाँसुरी को एक ऐसा स्थान दिया कि हाँ भाई ये भी एक कुछ चीज़ है। तो वो तो है, बट अभी आने वाले जो मॉडिफ़िकेशंस है और जो नए तरह से लोग देख रहे हैं, उसमें पारसनाथ सर जी का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत सारे लोग हैं, बट मेरे को पर्सनली पारसनाथ सर जी बहुत पसंद है। ओके। सो आप अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो, तो एनी फैन मोमेंट, बेस्ट फैन मोमेंट? बाप रे! फैन मोमेंट मैम एक्चुअली ना बहुत सारे फैन मोमेंट्स हैं। जैसे हम लोग बहुत कॉलेज में गए हैं, तो वहाँ पे जब लोग मिलने के लिए आते हैं। एक्चुअली मैंने जब परफॉर्म किया तब बहुत ऐसा बार होता था कि सिंगल परफॉर्म करता है, तो जो मिडल ऑफ द स्टेज परफॉर्म करता है ना उसका बहुत ये होता है। बट जब हम तो मेरा वो सोच था कि एज अ फ्लूटिस्ट मैं खुद को ऐसा प्रेजेंट करूँ कि वो सारा मिडल ऑफ द स्टेज हम लोगों को मिले और लोग उसको सुनना पसंद करें। तो जैसा-जैसा मैंने किया तो कॉलेजेस में हम लोगों को बहुत लोग मिलने आए। और अभी क्या होता है कि अभी तो जैसा मैं कहीं ट्रैवल भी कर रहा हूँ,
तो कोई ना कोई मिल जाते हैं जो पहचानते कि अच्छा यू आर बांसुरी वाला, राइट। अच्छा आप ऐसा बजाते हो, बहुत अच्छा। और मेरे इसमें ऐसा नहीं कि सारे यंग लोग जानते हैं, ऐसा ही नहीं। एक कोई दादी जी थी जो शायद मेरे कोई भक्ति रिलेटेड चीज़ यूट्यूब पे उन्होंने सुनी होगी, क्यों, और उनको मेरा फेस थोड़ा पसंद, मतलब इदी याद था कि हाँ भाई ये। तो वो मुझे जो कनेक्ट हुई है दादी की, भाई आप मतलब सुन के बहुत मज़ा आया है, फिर मैं थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्ट हो गई। और ये तो वो मेरे लिए काफ़ी फैन। उनका नाम बता सकते? हाँ मैम, मुझे पर्सनली उनका नाम तो नहीं पता, बट मेरे पास फोटो है उनके साथ, तो मैं वो। सो आप बांसुरी प्ले करते हैं जी। और इंडिया में बहुत लोग फ्लूट प्ले नहीं करते हैं। उन्होंने सुना है बहुत टफ भी होता है। जी। तो इसका क्या फ्यूचर है? देखिए फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। अब जैसे कि लोग, आप मानोगे कि जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, राइट। अब लोग मेंटली कॉन्शियस, मतलब अब वो मेंटल हेल्थ की तरफ काम कर रहे। और अब वो ज़माना चल रहा है कि अब वो सारी चीज़ें रिटर्न रिपीट आ रही है, जो हम लोगों ने एक जगह पे कहीं छोड़ दी थी। हम लोग वेस्टर्नाइज़ की तरफ जा रहे थे। अब हमारे लोग छोटे-छोटे ज़ेज़ी जनरेशन भी कल्चर वाइज़ थोड़ा-सा हो गया कि नहीं, हम लोगों का एक कल्चर है। वो काफ़ी क्यूरियस होता है उसको जानने के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे फ्लूटिस्ट होंगे, हर एक फ्लूटिस्ट का अपना-अपना अंदाज़ होगा, अपनी-अपनी चीज़ें रहेगी। तो बेसिकली हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो हो ऐसा करें कि हमको तो पता है कि ये हम लोगों का एक ट्रेडिशन चीज़ है। हम लोग उसको मॉडिफाइड करके दिखा रहे हैं। जैसे कि अभी जो ज़ेन ज़ी जनरेशन है, जिसको जो अभी आने वाले फ्यूचर में अपना जो भी काम करने वाला है, बट उसको अगर फ्लूट नहीं पता, अभी तक मतलब अभी तक हम लोगों की उम्र वाले भी बहुत सारे लोग हैं, या फिर हमारे पहले के भी जो लोग हैं, उनको भी नहीं पता कि फ्लूट क्या होता है। सबको लगता है कि एक फ्लूट है, वो फ्लूट बजाने से काम हो जाता है, या फिर वो मेडिटेटिव चीज़ है, ऐसा सोचते हैं। बट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं सारे चीज़, मतलब अभी जो आने वाले जनरेशन्स को है, कि हम लोग अपनी ट्रेडिशनल चीज़ दे रहे हैं, उसके साथ उसको एक नया पैक करके दे रहे हैं। मतलब चीज़ वही दे रहे हैं, बट उसको एक नया पैकेज के साथ दे रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूज़िक है, ईडीएम बोलते हैं उसको, उसके साथ फ्लूट का कोलैबोरेटिव चीज़ लॉन्च करने वाले हैं। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें आने वाली है। और मैं हमेशा बांसुरी वाला स्टार्ट मतलब ट्राई करता है कि वो अपनी चीज़ हमेशा मतलब मेडिटेटिव तो हो, वो तो हम लोग मेस्मराइज़ तो करना चाहते हैं, बट हम लोग नागपुर का वन ऑफ, मतलब हम लोगों का जो बैंड है, बांसुरी वाला बैंड जो है, वो इतना कैपेबल है कि लोगों को फ्लूट पे नचाता है। लोग एट द एंड कनेक्ट हो जाते हैं। तो फ्लूट हम लोग हमेशा जब डिलीवर करना चालू करते हैं, हम फर्स्टली ट्राई करते हैं कि वी विल कनेक्ट टू योर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे-जैसे धीरे-धीरे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं, वो वैसे लोग इंटरैक्ट करना शुरू होते हैं। वो एंगेज होना स्टार्ट करते हैं, एंड एट देन लोग डांस करते हैं। तो मुझे लगता है कि बांसुरी वाला बैंड का ये खासियत है, या बांसुरी वाला। दैट्स फैंटास्टिक। सो एक बात बताइए कि अभी नेक्स्ट जनरेशन अगर किसी को इसी फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है, वो कैसे स्टार्ट करे? अब ये जो टाइम है ना, हाँ। ये बेसिकली आने वाले फ्यूचर में आप बिल्कुल कह सकते हैं। एक ज़माने में था कि लोग आर्टिस्ट बनने के लिए घर वाले लोग सपोर्ट नहीं करते थे। अब घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। राइट। और अभी आने वाला टाइम रहेगा, उसमें आप फुल टाइम आर्टिस्टिक चीज़ कर सकते हैं। फ्लूट हमेशा सीख सकते हैं, और बस आप उसको लिमिट मत बना के रखो कि भाई मुझे यही मतलब इधर ही अच्छा लगता है, उधर ही अच्छा लगता है। आपको वो चीज़ में सर्वाइव करना होगा, तो आपको थोड़ा सारी चीज़ें ट्राई करना पड़ेगा। आपका फिर बेस जहाँ होगा उस पे फिर आप काम करो। और ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट लोग मतलब फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, बट ये बहुत अच्छा समय चल रहा है, और आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। आप पूरा फुल्ली फ्लूट सीखने में कर सकते हो, फ्लूट बजाने में, या फिर कोई भी आर्ट आप कैरी कर सकते हैं सर। ऐसे कोई एक्सपीरियंस है जो आपने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया? ऐसा बहुत सारा है, जैसा मैं चाहता था कि मतलब मैं हमेशा अकेला प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो जब भी मैं रामटेक में रहता हूँ, तो ऐसा कभी तो सुबह उठ के ना ऐसा कहीं चले जाता हूँ कि जहाँ मैं अकेला रहूँ, और मैं परफॉर्म करूँ या फिर मैं प्रैक्टिस करूँ। तो रामटेक में मैं शायद एक बार कोई परफॉर्म मतलब कहीं गया था ऐसे सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग, और अ, मैं जब बजा रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद कोई देख रहा है वहाँ से, मतलब। और
मुझसे वो बात करके भी चले गए। बट मुझे लगता है कि वो चीज़ क्या हुई, कैसे हुई कुछ समझ नहीं पड़ा। पर मतलब कुछ समझा ही नहीं। मैं उसके बाद उठा और ढूँढा कि क्या चीज़ था, कौन है, कौन ये करके गया, बट वो शायद कुछ नहीं पता ही नहीं चला उस चीज़ का। बट होता है, मैं समझता हूँ कि शायद कोई था जो एप्रिशिएट करके चला गया या फिर मैंने फिर उस पे ज़्यादा ही करना छोड़ दिया। बट मुझे लगता है कि यहाँ कुछ तो कनेक्ट है। मेरा रामटेक से मेरा पर्सनली बहुत कनेक्टेड, तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह है जो जहाँ पे जनरल लोगों को नहीं पता है कि वो वहाँ पे मतलब जा सकते हैं। तो आप एक अकेला भी चीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। So after achieving so many things, how is life now? मैम अभी तो बहुत कुछ नहीं पाया है, कोशिश कर रहे हैं, राइट? बट लाइफ़ काफ़ी अच्छी है। मैं बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग पहले शायद सिर्फ़ सोच पा रहे थे, अभी वो कर पा रहे हैं, और अब जब कर पा रहे हैं तो उसका मज़ा बहुत है। मैं बहुत चाहता था कि मैं हमेशा अलग-अलग शहरों में जाऊँ, तो ऐसे कोई तो भी मतलब ऐसे घूमने के लिए ना जाओ। मेरा था कि मुझे वो सिटी बुलाएगा जिस दिन परफ़ॉर्म करने ना, तो उस दिन मैं जाऊँगा एंड देन फिर मैं कहूँगा। तो ऐसे लिए तो मेरे बहुत सारी सिटीज़ रहेगी, बट अब वो मौका मिल रहा है अभी, जैसा कि हम लोग आने वाले सीज़न्स में बहुत जगह पे जाने वाले हैं। तो वो जैसा-जैसा पता लगेगा ही, तो मुझे वो चीज़ें करने को मिल रही है, और आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि अब मैं अच्छा कुछ डिलीवर करूँ लोगों को, ताकि लोगों को लगे कि फ्लूट सीख पाए, या फिर उसमें भी मैं लोगों से कनेक्ट करना चाहूँ। तो उसके लिए मैं बेटर ये कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ डिज़ाइन कर रहा हूँ चीज़ कि वो लोगों को मज़ा आए उस सारी चीज़ों में, तो वो आने वाले समय में। दैट्स फैंटास्टिक। तो ये थे शुभम चोपकर, जो बांसुरी वाला के नाम से भी जानते हैं, जो एक रिनाउंड म्यूजिशियन है, फ्लूट प्ले करते हैं स्पेशली, एंड ही इज फ्रॉम नागपुर हिमसेल्फ। सो हमारे ये आज जो गेस्ट है, ये एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी है। तो थैंक यू शुभम, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड as well as his channel Basuri Wala, and his own on channel he has. So yes, थैंक यू रुचि, मुझे आप यहाँ बुलाने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा आप लोग आपसे बात करने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक द अल्फा टॉक, एंड ऑल्सो आप मेरे बारे में अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल द बांसुरी वाला, यहाँ पे जाइए। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जैसा बांसुरी वाला चैनल में हम लोगों ने शुरुआत में बहुत कंसेप्चुअल वीडियोज़ निकाले थे। जैसे आप उसमें स्पेशली देखना चाहोगे कि वाटर ड्रॉप स्टाइल सन दे रहा, तो वो एक क्रिएटिव है, या क्लॉक रिदम्स को देके हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की है। तो प्लीज़ देखिएगा एंड फॉलो। थैंक यू सो मच। thank you so much.